मॉर्निंग छत्तीसगढ़। जी हाँ बहनों भाइयों, सबसे तो पहले आप सभी व्यूअर्स को सुधीर कुमार का नमस्कार। हर बार की तरह आज हमारे स्टूडियो में विराजमान है एक नई शख्सियत जिनका नाम है श्रीमती वर्षा ठाकुर। तो सबसे पहले मैं वर्षा जी को हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे स्टूडियो में समय दर्शन में। पहले वही वैसे देखा जाए, हर लोगों की कुछ न कुछ हॉबी होती है, शौक होती है। कोई शौक से पेन का कलेक्शन करते हैं, कोई सिक्के का कलेक्शन करते हैं, तो कोई नोटों का कलेक्शन करते हैं, तो कोई डाक टिकट का कलेक्शन करते हैं। लेकिन वर्षा जी एक अनोखा अंदाज में एक नई चीज का कलेक्शन किए हैं जिसके लिए वो सम्मान के पात्र है। तो आइए आज मैं मुखातिब कराता हूँ श्रीमती वर्षा ठाकुर से। तो वर्षा जी, आपकी जन्म स्थान कहाँ पर? रायपुर है मेरा जन्म स्थान। खास रायपुर, माने छत्तीसगढ़ के राजधानी में आप जन्म लिए हैं। आपकी एजुकेशन कहाँ तक है? मैं एमए हूँ। अच्छा, भूगोल में। अच्छा, और बीएड किया। बीएड आप कहाँ से किए? रायपुर से? रायपुर से। अच्छा, मतलब वो मेरे ख्याल से शादी के पहले ही आपकी बीएड हो गई, जी। यानी पहले से ही आपका एक एम्बिशन था कि मुझे टीचर बनना है। जी। ये भाई, मैं आप सभी को ये बता दूं कि वर्षा जी सिर्फ एक गृहबधू नहीं है, बल्कि लाखों करोड़ों बच्चे को शिक्षा देने के लिए सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर पदस्थ है। तो वर्षा जी, कितने साल आपने नौकरी कर दी है? मुझे 36 वर्ष हो गए हैं। 36 वर्ष। 36 वर्ष आप दुर्ग में ही रहे या दुर्ग से बाहर भी गए? मेरी पहली पोस्टिंग रायगढ़ में हुई थी, तरकेला करके गाँव। जी। वहाँ से फिर मांडर ट्रांसफर हुआ मेरा। जी। उसके बाद मैं दुर्ग जिले में बोरी गांव में आई। बोरी गांव से फिर जामुल में। जी। और जामुल के बाद फिर प्रमोशन मेरा हुआ, तो अभी मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल जुनवानी में प्रिंसिपल के पद पर है। मैडम जी, ऐसा देखा जाता है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में है या जो नर्स है, उनकी एक आदत हो जाती है 30 साल के अंदर टाइम से ड्यूटी जाना, बच्चे को पढ़ाना, बच्चे की चहचहाहट सुनना, है ना, एक माइंड सेट हो जाता है। लेकिन आफ्टर द रिटायरमेंट के बाद उनका दिमाग में ये सब दूर हो जाता है। तो आप जब आफ्टर द रिटायरमेंट के बाद आप क्या करना चाहेंगे? रिटायरमेंट के बाद भी पढ़ने का काम तो मेरा जारी रहेगा। अच्छा। और जो जरूरतमंद बच्चे होंगे या जो विद्यालय होंगे जो चाहेंगे मैं आके पढ़ा दूं, तो मैं वहाँ जरूर पढ़ाना चाहूँगी। अच्छा। और मुझे थोड़ा बहुत लिखने का शौक है। अच्छा। मैं यात्रा संस्मरण लिखती हूँ और शिक्षक की जीवन के जो अनुभव हैं जी, उनको लिपिबद्ध करने की मेरी इच्छा है। क्या बात है, यानी जीवन की शुरुआत से अंत तक आप शिक्षा जगत में ही जुड़े रहना चाहते हैं। तो भाई, आज हमारे टेबल पर बहुत सारे चीज रखा हुआ है, तो आप इसका थोड़ा हमें डेफिनेशन देंगे। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये शौक आपको कैसे प्राप्त हो गया? बचपन से मुझे नदी पहाड़ से प्रेम है, और मेरे माता पिता नाते रिश्तेदार भी हम कहीं जाते थे तो हम लोग 7 भाई बहन, लेकिन मुझे विशेष रूप से दिखाया जाता था कि ये देखो ये नदी है, ये पहाड़ है। फिर मेरा विषय भी रहा भूगोल, और मेरे विषय ने मेरे इस शौक को और बढ़ाया। जब मैं बच्चों को पढ़ाती भूगोल में चट्टानों के बारे में, नदी के बारे में, तो मेरी इच्छा होती थी कि मैं उनको दिखाऊं उन चीज़ों को। जैसे आग्नेय चट्टान है तो वो किस तरह से चट्टानें किस तरह से दिखती होंगी, है ना। तो इस तरह से मैं, और मुझे यानी आपने घूमने का भी शौक है। पढ़ाते बच्चों को प्रैक्टिकल भी करवा देते हैं। बहुत खूब। मुझे घूमने का भी शौक है। जब भी कभी समय मिलता है तो हम लोग चल पड़ते हैं उस जगह को देखने के लिए। पत्थर और इतना रेत को कलेक्शन के लिए तो घूमना भी पड़ेगा। हाँ जी जी। यानी पूरे हिंदुस्तान को आप घूम भी रहे हैं। जी जी। तो दोनों काम हो रहे हैं, हिंदुस्तान का प्राकृतिक दृश्य भी देख रहे हैं, घूमने का घूमना भी हो रहा है और बच्चों को दिखाते हुए प्रैक्टिकल भी हो रहा है। तो सबसे पहले तो भाई हमारे सामने जो एक पत्थर है, मैं दर्शकगण को ये पत्थर दिखाना चाह रहा हूँ। इस पत्थर जो है बहुत ही हल्का है, एकदम लाइट वेट है, और ये पानी में तैर रहा है। तो ये पत्थर आपने कहाँ से कलेक्शन किया?
ये पत्थर मैं लाई हूँ रामेश्वरम से। अच्छा। 1991 में मैं रामेश्वरम गई थी, तब मैंने ये पत्थर वहाँ से लाया। अच्छा। वहाँ रामेश्वरम में इस पत्थर को रामशिला के नाम से जाना जाता है। अच्छा। और ये पानी में तैरता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम जिस समय समुद्र पार करके श्रीलंका गए, तो समुद्र पार करने की समस्या थी, तो ये शिलाओं को रखा गया और इन्हीं के माध्यम से समुद्र पार किया गया, ऐसी वहाँ पर मान्यता है। अच्छा। और ये पत्थर ये पानी में तैर रहा है जी। ये तो बहुत छोटा सा है, वहाँ मैंने बहुत बड़ी बड़ी शिलाओं को ये देखा आप खरीद कर लाए हैं, कैसे उठा कर लाए हैं? ये मैं खरीदी हूँ। अच्छा। वहाँ पे रखा हुआ था, उनसे पूछी मैं, तो बोले ठीक है करके फिर वो दिए मुझे। और हमारे पास एक स्टोन और रखा हुआ है जो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, जैसे मधुमक्खी का छतरी जैसा लग रहा है ना? ये पत्थर कहाँ की? ये सर ये तो द्वारिका की उधर का ही है, पूर्वी भारत पश्चिमी भारत का है। अच्छा। ये कोरल है एक्चुअल में। अच्छा। ये प्रवाल वहाँ से ये इसमें देखिए, इसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं। एक्चुअल में प्रवाल करके समुद्री जीव होता है। हाँ। और उसकी विशेषता ये होती है कि प्रवाल एक दो की संख्या में नहीं, लाखों की बहुत बड़ी संख्या में एक साथ रहती हैं। और एक प्रवाल का जब मृत हो जाता है तो उसी के शरीर पे दूसरा अपना घर बनाता है। थोड़ा से ये बनते चले जाता है, कालांतर में ये कठोर हो जाता है, एक चट्टान का रूप ले लेता है। तो ये पत्थर इस तरह के दिखाई देते हैं। पत्थर के बारे तो आपने बताया, एक पत्थर मुझे दिख रहा है, ये पूरा शिवलिंग की तरह। हाँ? अगर इसे मंदिर में रख दिया जाए लोग इसको टीका उका लगाएंगे, बोलेंगे ये शंकर जी बैठे हुए हैं। तो ये स्टोन कहाँ की? ये सब नदी पत्थर है। अच्छा। बुलाश्म बोलते हैं इसको। बुलाश्म। जी। बुलाश्म। और ये कहाँ से आपने कलेक्शन किया? ये मुझे लगता है ये सिंधु नदी से मैं लेकर आई हूँ। सिंधु नदी से लेकर आए। और एक स्टोन मैडम दिख रहा है, ये जो हमारे पास में रखा हुआ बहुत वजनदार है, और ये पत्थर कहाँ का है? ये तो मुझे याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा है, परंतु इसमें कुछ ऐसा लाइट वगैरह मार रहा है, जैसा लग रहा है कि वो चांदी का कुछ प्लेट वगैरह दिया हुआ है। तो आप सभी ने देखा था ना भाइयों, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत किस्म किस्म के स्टोन रखे हुए हैं। और ये तो मैडम जो जड़ी बूटी बेचने वाले होते हैं उनके पास मैंने कई बार देखा। ये क्या है? ये जड़ी बूटी है। ये चीड़ का फल कहें या पता नहीं, ये मैं मेघालय गई थी, वहाँ से मैं लेके आई हूँ। अच्छा, शिलोंग मेघालय में इनकी पौधा मिलती है। हाँ, जी जी जी। अच्छा, अब इसके बाद हम सभी बातें करेंगे रेत की। तो हमारे पास काफी सारे रेत है, तो एक रेत आपने कहा था कि सऊदी अरब का है। ये कौन सी रेत आप बोल सकते? दुबई की। दुबई की। ये कौन सी रेत है मैडम? एक ये रेत है, ये वाली। अच्छा, ये दुबई की रेत है। तो दुबई की नदी में ये रेत मिलता है या रास्ते में ही ये रेत अवेलेबल हो जाता है? ये नदी का रेत नहीं है, ये मरुस्थल का है। मरुस्थल का है।
तो ये तो आप खरीद के लाए होंगे वहाँ से? नहीं, ये ऐसे ही उठा करके आप लेकर के आ मैं गए? मरुस्थल और- में गई थी देखने। अच्छा, और वहाँ से तो मैं हमारे लेकर आई। राजस्थान में भी तो मरुस्थल है, जी, तो जी। वहाँ की मिट्टी का कौन सा है या रेत कौन सा है, वो आपके कलेक्शन में है क्या? हाँ, है ना। कहाँ पर? ये आप जो सामने देख रही हैं, जी हाँ, ये राजस्थान की है। जी, ये बेबलियान बॉर्डर का रेत है ये। अच्छा, भारत पाक सीमा की मिट्टी है। जी, जी। धन्य रेत है, है ये। धन्य है, धन्य है। देखिए बहनों भाइयों, हम सभी भारत पाक की जो सीमा है वो तो देख नहीं सकते हैं, दुर्लभ जगह है, लेकिन आज हमारे और आपके सामने में मैडम जी के जरिए हम सभी देख रहे हैं भारत और पाक सीमा की रेत है ये। और इसकी बात मैडम, हमारे देश की सबसे पवित्र जगह प्रयागराज, जिसको हम लोग हिंदू धर्म में बहुत पवित्र जगह मानते हैं, ये हमारे प्रयागराज की मिट्टियाँ है, रेत है। और अगर हम लोग बात करें तो फिर इसके बाद गंगा नदी, ये शायद है गंगा नदी बनारस की है ना? तो मैडम इतने सारे करेक्शन, लगभग कितने करेक्शन आपके पास में है? ये तो हमारे सिर्फ डेमो के लिए आप लाए हैं, तो घर में तो और सारा होगा। हाँ, घर में और कुछ तो क्या बड़े बड़े कटोरा में रखते हैं या ऐसी जार में जमा करके? नहीं, बस ऐसी जार में है। हाँ, बॉटल में है सब। बॉटल में रखे हुए। तो अगर रेत के बाद हम आते हैं तो मिट्टिया के बारे में, तो ये खूबसूरत सा मिट्टी हमें दिख रही है, ये लाल मिट्टी है आंध्र प्रदेश की, है? तो हमें तो ये आश्चर्य लग रहा है कि ये सब करेक्शन के लिए आप कितने देश विदेश घूम लिए। ये कहाँ की मिट्टी है? ये हल्दी घाटी की मिट्टी है। हल्दी घाटी, अच्छा, वो तो हमारे इतिहास में बहुत नामी जगह है हल्दी घाटी। ये कहाँ पर है हल्दी घाटी? किस स्टेट में है ये? हल्दी घाटी राजस्थान। और इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम देख रहे हैं हमारे पास में एक और मिट्टी का कलेक्शन है। ये कहाँ की मिट्टी है? ये तो सर कश्मीर की है। हाँ, केसर की मिट्टी है। केसर की खेती होती है इस मिट्टी में। बहुत सुंदर। तो बहनों भाइयों, आप सभी ने देखा, और हमारे पास ये समुद्र की कुछ ये भी मौजूद है। ये सब कहाँ की? जगन्नाथपुरी की? नहीं, ये सब अलग अलग समुद्रों से हैं। अच्छा, इसमें अंडमान निकोबार का है। हाँ, और एक इधर अरब सागर के भी कुछ हैं इसमें। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने हमें कम से कम ये चीज देखने का एक मौका भी दिया इसी बहाने। तो आप हमारे दर्शक गण के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? एक मैं आपको और बताना हाँ, चाहूंगी। बोलिए। ये अंडमान निकोबार में हाँ, एक ज्वालामुखी है। अच्छा, मृद अच्छा, ज्वालामुखी। वहाँ पे ज्वालामुखी के मुख से मिट्टी का घोल निकल रहा है, एकदम महीन घोल। वो घोल मैं लेकर आई थी उठा के। उसके बाद ये वो रखी तो वो इस तरह से जम गया। अच्छा, और इसका एक बड़ा भाग तो मैंने रविशंकर यूनिवर्सिटी में, वहाँ का जो जियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है, वहाँ मैंने दे दिया। वहाँ के डिन से डॉक्टर कोई से मुलाकात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा आप कॉलेज के लिए छोड़ दीजिए। तो मैंने दे दिया। मेरे पास ये थोड़ा सा शेयर बचा हुआ है। बहुत खूब। तो मैडम जी, जाते जाते हमारे दर्शक गण को लिए, ये अपना बेलाडीला का लव एस्क है। अच्छा, बेलाडीला हमारा छत्तीसगढ़ का? जी, अच्छा, ये वहाँ का एस्क है। तो चलते चलते हमारे दर्शक गण के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी, प्रकृति बहुत सुंदर है, और उसकी सुंदरता को देखना हो तो उसके करीब जाना होगा। बिल्कुल। हमारे पास अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, दूर नहीं जा सकते, हम अपने आसपास भी देखेंगे तो बहुत खूबसूरती दिखाई देगी। और मेरा अनुरोध है कि प्रकृति की सुंदरता को हम बनाए रखें। जीवन यापन के लिए उसका उपभोग तो हमें करना है, लेकिन उपभोग करते समय ध्यान रखें कि प्रकृति की जो खूबसूरती है वो नष्ट ना हो, वो बनी रहे। बहुत सुंदर बहनों भाइयों, हमारी जो मैडम जी का ये खूबसूरत सा मैसेज आप तक पहुंच रहा है, और इसी के साथ मैं मैडम जी को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आप सभी से विदा ले रहा हूं। फिर अगले पड़ाव में कुछ नई शख्सियत के साथ इसी मंच पर, यानी समय दर्शन के मंच पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।